जय श्री राम आप सभी को। आज आपको अपने मन की कोई बात नहीं बल्कि हाई कोर्ट के जजमेंट का वो किस्सा सुनाऊंगा जिसके बेसिस पर कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत मिली थी। कोर्ट कभी भी हवा में बेल नहीं देता। कोर्ट हमेशा सारे सबूत और फैक्ट्स चेक करता है और उसके बाद बेल देता है। तो वही बात हाई कोर्ट ने जब जजमेंट दिया और बेल दी तो उसी के आधार पर बेल दी। अब मैं आपको सुनाता हूं। जब इस प्रकरण को पूरे ध्यान से देखा जाता है तो रिकॉर्ड पर मौजूद कई तथ्य और रिपोर्ट ऐसी सामने आती हैं जो पीड़िता की कहानी पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं और कम से कम यह दिखाती हैं कि मामला पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। सबसे पहले बात पीड़िता की उम्र आती है। तो पीड़िता की जो उम्र है वो पहले जो दावा किया गया था पीड़िता नाबालिग और उसी के बेसिस पर कुलदीप सिंह सेंगर पर पॉस्को एक्ट लगाया गया था। जबकि उनका जो कागजात खंगाले जाते हैं तो तस्वीर उसमें साफ नहीं दिखती। जैसे कि एबीएस स्कूल का जो रजिस्टर था उसमें जो जन्म तिथि दर्ज थी उस पर कोई भी हेल्पिंग डॉक्यूमेंट नहीं था। और उसके बाद में खुद प्रिंसिपल जब गवाह के रूप में पेश हुई तो उन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट की थी कि रजिस्टर में ओवर राइटिंग और कटिंग दोनों हुई हैं। और इसमें यह भी हुआ कि जो कटिंग की गई है वो रविवार की छुट्टी वाले दिन की गई है। तो इससे जो रिकॉर्ड की जो विश्वसनीयता है उस पर सवाल उठता था। दूसरी ओर एक प्रशासनिक अधिकारी का रिकॉर्ड सामने आया जिसमें पीड़िता की जो जन्म तिथि थी वो 5 जुलाई 1998 दर्ज थी। यह रिकॉर्ड किसी निजी व्यक्ति से नहीं बल्कि सीधे ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से जब्त करा गया था। तो इस तरीके से उम्र को लेकर जब दो अलग अलग सरकारी संस्थान सामने आए तो एक दूसरे से वो मेल नहीं खा रहे थे। तो पीड़िता की जो एज है और जो पॉस्को एक्ट है उसमें ये चीजें मिसमैच हो गई। जब स्कूल का रिकॉर्ड खुद ब खुद संदेह के घेरे में था तो मेडिकल रिपोर्टों का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस मामले में कोर्ट ने 3 जगह से मेडिकल रिपोर्ट कराई। पहला था उन्नाव का एक मेडिकल हॉस्पिटल जिसमें पीड़िता की उम्र 19 साल और 5 महीने बताई गई। इसके बाद आरएमएल लखनऊ में एक मेडिकल परीक्षण करा गया जिसमें पीड़िता की उम्र 18 वर्ष से अधिक बताई गई। फिर लास्ट में एम्स दिल्ली इससे मेडिकल रिपोर्ट कराई गई और उसमें भी पीड़िता की उम्र 18 साल से ज्यादा बताई गई। तो इसमें पीड़िता बालिग बताई गई तीनों की तीनों मेडिकल रिपोर्ट में। और पॉस्को एक्ट को मेडिकल के आधार पर लगाना था ना कि स्कूल के रजिस्टर पे। इसके बाद पीड़िता के बयानों को देखा गया, वहां भी कई बहुत सारे मिसमैच सामने आए। जैसे कि धारा 114 सीआरपीसी के तहत 22 जून 2017 को दिए गए बयान में 4 जून 2017 की किसी भी घटना का जिक्र नहीं मिलता था। बाद में 17 अगस्त 2017 को योगी जी को लिखे गए एक पत्र में कहा गया कि 4 जून को घटना दोपहर 2 बजे हुई और 11 जून को रात 10 बजे फिर बुलाया गया। इस घटना पर कोर्ट ने कहा कि जब बलात्कार 4 जून को हुआ था तो पीड़िता को 11 जून को उसी व्यक्ति के घर बुलाने के बाद भी उसके घर क्यों गई। इसके अलावा एक मीडिया इंटरव्यू में घटना का समय 6 बजे बताया गया जबकि एफआईआर में इस समय 8 से 8:30 बजे लिखा गया। मोबाइल फोन से भी एक तथ्य सामने आया कि रिकॉर्ड के अनुसार पीड़िता अपने फोन से बात कर रही थी जो कि 7:52 पे कॉल स्टार्ट हुई और 8:30 बजे तक लगातार एक नंबर से कॉल या गतिविधि होती रही। और जबकि सीबीआई ने इस चीज की जांच करी जो 8 से 11/2018 में ये निष्कर्ष भी निकाला कि ये पीड़िता ही इस मोबाइल को यूज कर रही थी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अगर वो फोन पर सक्रिय थी तो उस समय बलात्कार की घटना कैसे हो सकती है। जांच की प्रक्रिया पर भी सवाल उठे। ट्रायल कोर्ट ने यह टिप्पणी दी कि सीबीआई की जांच निष्पक्ष नहीं है। आप समझ रहे हो, कोर्ट ने यह बोला कि सीबीआई की जांच नहीं है निष्पक्ष। 8 से 11/2018 और इस मामले की समांतर जांच चली तो कई अहम दस्तावेज देर से या चुनकर पेश करे गए। जो सबूत बचाव पक्ष में जाते थे उन्हें उनका महत्व नहीं दिया जाता था, मतलब उनको पेश ही नहीं कराया जाता था सीबीआई के द्वारा जिनसे कुलदीप सेंगर को कुछ भी राहत मिले। उसके साथ ही कुलदीप सेंगर का अलीबी भी सामने आया। कॉल रिकॉर्ड, स्वतंत्र गवाहों और मोबाइल लोकेशन से यह दिखाया गया कि कथित घटना के समय वे अपने ग्राम माखी में थे ही नहीं बल्कि उन्नाव सिटी ऑफिस में मौजूद थे। अब अभियोजन यह पुख्ता तौर पर साबित नहीं कर पाया कि घटना स्थल के समय कहां थे क्योंकि सीबीआई की बहुत सारी रिपोर्ट्स ऊपर नीचे थी ना गया है। सुप्रीम कोर्ट के एआर एंटोली फैसले में यही बात कही गई है। चूंकि पॉस्को कानून में आईपीसी की परिभाषा ही लागू होती है इसलिए पॉस्को की धारा 5 लगाने पर भी एक गंभीर कानूनी प्रश्न खड़ा होता है। अंत में कुलदीप सिंह सेंगर के पूर्व आचरण को देखा गया। उनके 4 बार अस्थायी सस्पेंशन या पैरोल दी गई।
लेकिन उन्होंने कभी भी शर्तों का कोई भी उल्लंघन नहीं किया, न किसी गवाह को प्रभावित करा, न किसी भी तरह की कोई भी कानून व्यवस्था की समस्या इनके द्वारा पैदा हुई। इन सभी बातों को एक साथ देखा जाए तो ये साफ दिखता है कि पीड़िता की जो उम्र है उसमें संदेह है। मेडिकल रिपोर्ट भी उसे बालिग बताती है, उसके बयानों में भी विरोधाभास है, मोबाइल लोकेशंस भी अपनी जो कुलदीप सिंह सेंगर जी हैं उनकी माखी गांव से 17 किलोमीटर दूर थी। इसलिए कम से कम यह स्तर पर नहीं कह सकता कुलदीप सेंगर के आरोप पूरी तरह से साबित हो सकते हैं, क्योंकि जब ये केस हुआ उस केस के समय कुलदीप सिंह सेंगर अपने गांव से लगभग 17 किलोमीटर दूर थे और 52 सेकंड के अंदर कोई भी आदमी 17 किलोमीटर की दूरी नहीं तय कर सकता। तो इन फैक्ट्स के आधार पर हाई कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को बेल दी, ना कि कोई हवा में दी। पर लेकिन अब जो चूंकि ठाकुर होने के नाते उनके ऊपर मीडिया ट्रायल चल गया है, और मीडिया ट्रायल आपको पता है इस देश का मीडिया ट्रायल जिसके ऊपर चल गया वो दोषी ऑटोमेटिकली बन जाता है, और वो मीडिया ट्रायल केवल और केवल ठाकुरों के खिलाफ चलाया जाता है। इसी के साथ मैं आपसे कहूंगा इस वीडियो को देखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और कुलदीप सिंह सेंगर अगर निर्दोष है तो उनको इंसाफ दिलाने में आप सब मदद करें। जय श्री राम।